चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग के लिए नहीं, अगर आप कोई भी अदर बिज़नेस करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं, उसके लिए भी आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए। मैनेजमेंट क्या होता है? देखो किसी भी चीज़ को करने के लिए ना एक मैनेजमेंट चाहिए होता है। एक होटल को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए होता है कि कौन क्या करेगा, ठीक है? हर हर बिज़नेस को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये वाला जो मैनेजमेंट है वो हमारा रिस्क का मैनेजमेंट है। ट्रेडिंग के अंदर देखो ना तो आपको स्टॉक रखना है कि सामान ला के भरना है, ना दुकान चाहिए, ना कुछ चाहिए। मेन चीज़ क्या है? रिस्क। जब आप ट्रेड लेते हो तो उसमें 2 ही चीज़ें होती है, प्रॉफ़िट या लॉस। तो बचता क्या है? लॉस। प्रॉफ़िट हो तो बहुत अच्छी बात है, लॉस हो तो आपको लॉस को मैनेज करना आना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट एक और चीज़ के लिए ज़रूरी है। आपने ना बहुत लोग सुने होंगे जो बोलते होंगे भाई हम तो स्टॉक मार्केट में ना हमारा घर चला गया, गाड़ी चली गई, बिज़नेस बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो लोग ना इसको बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करते हैं। और जो इसको फ़ॉलो नहीं करता वो इस बिज़नेस में छोड़ो, ट्रेडिंग को छोड़ो, वो कोई भी अदर बिज़नेस खोल ले वो लॉस ही करेगा। वो एंड में ना नेगेटिव में ही निकलेगा जाके। हर बिज़नेस को चालू करने से पहले एक रिस्क होता है। हर बिज़नेस के पीछे कोई भी बिज़नेस ले लो आप, उस बिज़नेस के पीछे एक रिस्क होता है। आपको पता होता है अगर ये बिज़नेस मेरा इन फ्यूचर जाके फ़ेल हो जाता है तो मुझे इतने लॉस में निकल जाना है। अब वो लॉस में कब निकलना है, कैसे निकलना है, वो हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जानते हैं। वो सारे पार्ट्स जो आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है? आज की वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप कोई भी अगर ट्रेड लेते हो, किसी भी तरीके से, किसी भी सेटअप पे, तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है, वो सिर्फ़ 5 तरीके से आता है, ठीक है? 5 रिजल्ट ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आता। अब वो 5 रिजल्ट्स क्या है, अभी बात करते हैं। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड का जो रिजल्ट होता है ना, वो इन पाँचों में से ही कुछ ना कुछ होता है, ठीक है? अब 5 कैसे-कैसे होते हैं? लेट्स से मान लेते हैं आपने एक ट्रेड प्लान किया, ठीक है? आपने यहाँ एंटर किया, एक ट्रेड प्लान किया, वो जब ट्रेड खत्म होगा ना, तो उसका जो रिजल्ट होगा इन पाँचों में से ही कुछ होगा। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले आपने यहाँ एंटर किया, मार्केट ने ना कोई मूव नहीं दिया है, ठीक है? मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट आपने एंटर किया साइडवेज हो गया, ना टारगेट दिया ना स्टॉप लॉस दिया। उस केस में आप क्या करोगे? जब मार्केट बंद हो जाएगा तो आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है? ना तो उसने आपकी तरफ मूव दिया, ना आपके अगेंस्ट में मूव दिया है, तो वो यहीं फँसा हुआ है। उस केस में आप जब एग्ज़िट करोगे तो उसको बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर आपने 100 की चीज़ खरीदी और 100 में ही बेच दी तो उसे कॉस्ट टू कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है? जिसमें ना तो आपको प्रॉफ़िट हुआ है ना आपको लॉस हुआ है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। आप बहुत सारे ट्रेड लेंगे फ्यूचर में जिनका रिजल्ट ना कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, ये अच्छा है। दूसरा स्मॉल प्रॉफिट। स्मॉल प्रॉफिट अगर आपके मार्केट फेवर में जाता है, लेट्स से आपके फेवर में गया, टारगेट दिया और उसके बाद नीचे आता है, तो यहाँ पर आप बुक करोगे टारगेट, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल प्रॉफिट। अब देखो इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आप कहीं पर भी निकल सकते हो। आपको पूरा-पूरा हक है, आप कहीं पर भी निकल सकते हैं अगर आपको कहीं पर डर लग रहा है। देखो ये इमोशंस वगैरह जो पार्ट है ना, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है, हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन एक चीज़ समझते हैं, जब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप कहीं भी निकलते हैं, तो हम इसको स्मॉल प्रॉफिट्स में कंसीडर करते हैं कि आपका लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, छोटा हुआ है। लेकिन अगर आपने सोचा कि अगर आपके जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 है, ठीक है? और आपको लगता है कि 1:2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वो इसके ऊपर चला जाता है, आपके मार्केट उस दिन आपके ही तरफ चला जाता है, आपके फेवर में चला जाता है, उस केस में हम बोलते हैं बिग प्रॉफिट। लेट्स से अगर आपने सोचा मुझे ₹1 के बदले में ₹2 चाहिए, लेकिन अगर आपको ₹4 मिल जाए तो इसको बोलते हैं बिग प्रॉफिट। अगर आप बोलो 1 के बदले 2 चाहिए और आपको ₹1.5 मिल जाए, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल प्रॉफिट। अगर आपको 1 के बदले कुछ नहीं मिलता है और ना तो ₹1 लॉस गया, ना ₹1 प्रॉफिट गया, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है? तो ये तो प्रॉफिट की बात हो गई। अब लॉस की बात करते हैं। देखो, आपने एंटर किया, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, ठीक है? अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ और स्टॉप लॉस लग जाता है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं स्मॉल लॉस। अब ये लॉस स्मॉल क्यों है? लॉस तो लॉस है, पर ये स्मॉल क्यों है? क्योंकि ये कैलकुलेटिव लॉस है। आपको ट्रेड लेने से पहले पता था कि आप यहाँ पर निकलने वाले हैं। देखो, पोजीशन कैसे बनाते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे इससे आगे वाले पार्ट्स में, ठीक है? सबसे पहले ये देखो कि जब यहाँ से लेके स्टॉप लॉस लगता है, तो इसके बीच में जो भी ये एरिया है, इसको हम स्टॉप लॉस कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर हमारा जो लॉस है कितना होने वाला है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इसमें, बिग लॉस। अगर इसके नीचे चला जाता है मार्केट कहीं भी, इसको हम कंसीडर करेंगे बिग लॉस। देखो, बिग लॉस की ना एक और डेफिनेशन है। एक लॉस होता है जिसे आप ले रहे हो और आप रात को चैन से सो रहे हो,
ये स्मॉल लॉस में आता है। वो अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अमाउंट कुछ भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन एक ऐसा लॉस जो आपने लगातार 3 दिन कर दिया और आप आराम से तीसरे दिन बड़े आराम से सो रहे हो, चौथे दिन फ्रेश माइंड के साथ आप सेम ट्रेड लेने आ रहे हो, को हम कंसिडर करते हैं स्मॉल लॉस। लेकिन कोई ऐसा लॉस, कोई एक ऐसा लॉस, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अमाउंट हो सकता है, वो लॉस जो आपको रात को सोने ना दे, वो लॉस होता है बिग लॉस। ठीक है, अब चाहे लेट्स से मान लेते हैं आपने यहाँ एंटर किया, यहाँ स्टॉप लॉस था, लेकिन आप यहाँ नहीं निकल पाए, आप यहाँ निकल गए, आप आराम से सो गए, इसको भी स्टॉप लॉस में हम स्मॉल लॉस में कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ है तो आपको बेसिकली रूल्स के हिसाब से यहीं निकलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मीन्स स्टॉप लॉस होता है इसीलिए। लेकिन चलो, कभी कभी समझ में आता है कि आपने 10 में से एक ट्रेड में गलती कर दी, वो सुधारी जा सकती है। लेकिन अगर ये आपकी हैबिट बन गई कि आप प्रॉफिट छोटा कैप्चर कर रहे हो लेकिन लॉस बड़े बड़े ले रहे हो, तो आप ओवरऑल लॉस में ही निकलोगे। उससे आपकी साइकोलॉजी भी हिट होगी बहुत गंदे तरीके से। ठीक है, साइकोलॉजी डैमेज होगी इस चीज से। दूसरा, आपको क्या करना है ना, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी और ये भी, ये चारों का अगर रिजल्ट ये आ रहा है, किसी भी ट्रेड का रिजल्ट इनमें से चारों में से कुछ आ रहा है तो वो बेस्ट है, आप अच्छे ट्रेडर हो। लेकिन अगर ये रिजल्ट आ रहा है और कंटिन्यूअस आ रहा है, बहुत ज्यादा बार यही आ रहा है, तो दिक्कत है। आपको अपनी साइकोलॉजी, आपको अपनी ट्रेडिंग में सुधारने की जरूरत है। आपको बेसिकली इस पार्ट को अवॉइड करना है अपनी ट्रेडिंग के अंदर से। अगर ये निकल जाता है तो आप ऑटोमेटिक एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब इसको समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल प्रॉफिट, इसके ऊपर बिग प्रॉफिट, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल लॉस, इसके नीचे बिग लॉस, और यहीं फंस के रह जाए तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, ये 5 चीजें होती है। किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर करोगे तो इन 5 में से ही कुछ ना कुछ करोगे, छठा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा ना आगे बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, अब ये ना हो, ये सब तो चलेगा, ये ना हो उसके लिए हम फॉलो करते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अभी पढ़ते हैं। देखो, रिस्क मैनेजमेंट के ना कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने रिस्क को ना डिवाइड कर देते हैं बहुत सारी चीजों से, ताकि हमें एक साथ बड़ा लॉस ना हो। हम छोटे छोटे लॉसेस लेते जाएं, छोटा प्रॉफिट छोटे लॉस, छोटा प्रॉफिट छोटे लॉस। देखो, प्रॉफिट में तो ये हो सकता है कि छोटा प्रॉफिट छोटा प्रॉफिट छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, फिर छोटा प्रॉफिट छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट। लेकिन लॉसेस में छोटा लॉस छोटा लॉस छोटा लॉस छोटा लॉस यही होना चाहिए, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, उसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के को हम कुछ ऐसे, हम अपने रिस्क को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि आपको ना कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ती है ट्रेडिंग से पहले, कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ती है। वो क्या होती है? सबसे पहले तो आप अपना एक कैपिटल डिसाइड करते हो। आपके पास लेट्स से कैपिटल है कि आप ट्रेडिंग करोगे तो पैसे तो लाओगे। अब हम एक कैपिटल ले लेते हैं 1 लाख का। ठीक है, अभी 10,000 पे भी चलेंगे, 10,000 कैपिटल अगर आपके पास, उस पे भी चलेंगे छोटे कैपिटल पे, पर पहले अभी ले लेते हैं 1 लाख। ठीक है, लेट्स से आपके पास 1 लाख का एक कैपिटल है। तो अब आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इस 1 लाख पे ना, ऐसे तो नहीं रैंडम आओगे पूरा 1 लाख का ट्रेड करोगे फिर 1 लाख का ट्रेड, ऐसे नहीं नहीं। हम क्या करते हैं, रिस्क को डिवाइड कर देते हैं। कैसे? आपको ना साल के शुरुआत में पता होता है कि आप क्या करने वाले हो इस 1 लाख से। तो सबसे पहले पर ईयर का रिस्क फिक्स कर लोगे। भाई आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास ये कैपिटल है तो आपको ये कैपिटल कितने साल चलाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कैपिटल मुझे कम से कम 2 साल चलाना है, तो आप इसको डिवाइड कर लोगे कि 2 साल चलाना है इस कैपिटल को, तो 50,000 पर ईयर आप रिस्क ले पाओगे। ठीक है, बट चलो हम दूसरा एक केस लेते हैं कि ये कैपिटल आपको 1 साल चलाना है। देखो, किसी भी बिजनेस में ना पहले दिन से आप प्रॉफिट नहीं करते हो, आपको ना उस फील्ड में कुछ दिन तक टिके रहना पड़ता है, तब जाके आप ऑटोमेटिक ग्रोथ करते हो। ठीक है, आपको मेन चीज है, सबसे पहले ना उस बिजनेस में टिके रहना पड़ेगा। चाहे छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, उसके बाद आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप ग्रो करते हो। ठीक है, तो ये जो साइकिल होती है ना, इसमें ही लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसी में ही लोग लॉस करते करते चले जाते हैं और बहुत ज्यादा माइनस में चले जाते हैं। वो सीखने पे ध्यान नहीं देते, वो बस पहले दिन से ही कमाना चाहते हैं। तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है, लर्निंग पे फोकस करना है, पहले पहले लर्निंग लेंगे, उसके बाद अब रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट ना आपको इस प्रोसेस में रुकने में हेल्प करता है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आप यहाँ फंसे हुए हो तो रिस्क मैनेजमेंट आपको बड़ा लॉस होने से बचाता है। ठीक है, आपको बस यहीं टिके रहने देता है। चलो, पर ईयर का रिस्क, अब लेट्स से आपने 1 लाख का आपका कैपिटल है, आपने सोच लिया मुझे 1 लाख का कैपिटल पूरे 1 साल चलाना है। ठीक है, चलो अब आप क्या करोगे, आप पर मंथ का रिस्क
डिफाइन करोगे भाई पर मंथ मुझे कितने परसेंट, अब ये हम ना परसेंट पे बात करेंगे। लेट्स से आपको पूरे साल में ना 100% का रिस्क लेना अपने कैपिटल पे, ठीक है। चलो आपको 100% का रिस्क लेना, मतलब कि पूरा 1 लाख अगर आप लॉस भी कर दोगे पूरे साल में तो भी आप ओके हो, ठीक है। चलो उसके बाद फिर अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया, अब आप पर मंथ का डिसाइड करोगे। पर मंथ में आ गया 12, कितने मंथ होते हैं 12, तो अब आप 1 लाख को 12 से डिवाइड कर लोगे। बट चलो अभी हम ना 10 से डिवाइड करके चलते हैं कि अब ये 2 मंथ जो बचे हुए ना इनको क्या करना है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से आपने ये 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 महीने छोड़ दिए, 10 से डिवाइड कर दिया, आपका निकल के आया 10,000 रुपये, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि मैं पर मंथ 10,000 का रिस्क ले पाऊंगा, 10,000 लॉस करूंगा लगातार, 10 बार लॉस करूंगा 10 महीने लगातार, तो 1 साल बाद मेरा 1 लाख का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम सिर्फ लॉस की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। चलो आपने लॉस अपना डिफाइन कर दिया कि मैं पर मंथ 10,000 का लॉस ले पाऊंगा। अब वीक आपको पहले पता होना चाहिए कि आप एक हफ्ते में कितना लॉस ले पाओगे। एक हफ्ते में कैसे, अब देखो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। अब आप 10,000 को डिवाइड कर दोगे 4 से तो 2.5 मतलब कि 2,500 रुपये, आप एक हफ्ते में 2,500 का लॉस ले सकते हो। अब 2,500 को डिवाइड कर दो डे से, ठीक है। अब डे में हो सकता है आप वो वाले ट्रेडर हो जो 1 ट्रेड पर डे वाला रूल फॉलो करता है कि मैं तो एक ही ट्रेड लूंगा पूरे दिन में, या आप हो सकते हो कि 2 ट्रेड्स पर डे वाले हो कि मैं एक दिन में 2 ट्रेड लूंगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो मैं निकल जाऊंगा। उस केस में अब इन 2 केसेस में पर ट्रेड का लेकर चलते हैं। अब उन 2 केसेस में ये चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। तो सबसे पहले आप पर डे का आप रिस्क डिफाइन करोगे। भाई मैं ना पर डे में मैक्सिमम लगा लो, अगर मेरा 2,500 में पर वीक में लॉस कर सकता हूँ, पर वीक में अगर मैं 2,500 लॉस कर सकता हूँ और 5 ट्रेडिंग दिन होते हैं तो मैं 2,500 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आता है 500 रुपये, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलता है। तो अगर मैं लगातार 5 दिन 5 दिन लगातार लॉस करूंगा तो मेरा ओवर एक हफ्ते बाद मेरा 2,500 का लॉस मुझे दिखेगा। चलो अब हमें ये निकल के आ गया हमारा कि अब हम एक दिन में 500 रुपये का लॉस ले सकते हैं। अब आते हैं इस पे, देखो अगर आप 1 ट्रेड पर डे वाले हो तो आप एक ट्रेड लोगे जिसमें आप 500 रुपये का लॉस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप 2 ट्रेड वाले हो तो आप एक ट्रेड में 250 रुपये का लॉस ले सकते हो, ठीक है। अब ये लॉस के हिसाब से क्वांटिटीज कैसे चूज करते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे डिफाइन कर देते हैं कि लेट्स से मान लेते हैं आप ना 2 ट्रेड पर डे वाले हो, तो अब आप क्या करते हो, आपने 500 रुपये को भी डिवाइड कर दिया 2 से। अब आप 2 ट्रेड लोगे, ठीक है, एक ट्रेड इसमें लेट्स से लॉस हो जाता है तो आपको पता है कि 250 रुपये चले गए, इसमें टारगेट लग जाता है, आपको पता 500 रुपये आ गए 1:2 के हिसाब से, 1:2 के हिसाब से, ठीक है। आपको पता 500, अब 250 रुपये लॉस 500 रुपये प्रॉफिट, फिर भी आप 250 रुपये प्रॉफिट में हो, ठीक है। अब चलो दोनों में लॉस हो गया, दोनों में लॉस हो गया तो आपको पता है कि 500 रुपये का लॉस, अब ये तो आपको पहले ही पता है। इस केस में आप आराम से सोच सकते हो। लेकिन अगर एक ही दिन में 5,000 का लॉस हो जाए, देखा है कभी कभी देखा है एक दिन में 5,000 का खुद का जेब से पैसे हो जाते हो तो भाई नींद नहीं आती है। उस चीज से बचने के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए, स्पेशली ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग में सब चीज तो रिस्क ही होता है, ठीक है। हम पैसा लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, रिस्क के ऊपर प्रॉफिट कमाते हैं। तो रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए बस। तो अब हमने ना कुछ चीजें फिक्स कर दी अपनी कि भाई मेरा ये चीज है, मैंने अपना डिफाइन कर दिया। अब ये तो रही बात परसेंटेज वाइज कि हमने ना परसेंटेज वाइज हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें मंथली 10%, इसमें मंथली 2.5%, ऐसे करके हमने डिफाइन कर दिया। चलो अब ये जो है ना, ये जो मैंने परसेंटेज वाला हिसाब बताया है, ये समझ में आता है जब आपके पास कैपिटल बढ़ा हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, उससे ऊपर आपके पास जब कैपिटल बढ़ा है ना, तब समझ में आता है ये 1% और 2% वाला हिसाब कि लेट्स से अगर आपने 1% पर डे भी अगर आपने लूज लिया है, 1% पर डे लूज करूंगा तो उस हिसाब से आप 100 ट्रेड ले सकते हो। 100 ट्रेड में से हो सकता है 1:2 के हिसाब से, या फिर देखो जाएगा तो 1% पर आने के लिए हो सकता है किसी दिन 1.5 आ जाए, कभी 3 आ जाए, कभी 4 भी आ जाए, तो ऐसे भी ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि ये तो 1 लाख वाला हिसाब बता दिया मैंने आपको, अब आते हैं 10,000 वाले जिनके पास कैपिटल थोड़ा कम है। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में ना आप परसेंटेज मत देखो। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि आप 1% रिस्क लो, 100 रुपये लो, नहीं, आप परसेंटेज मत देखो, आप सिर्फ और सिर्फ सीधा जाके अमाउंट देखो
फिर उसके लिए ना आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, आप बस कैपिटल उठाओ एक, और कैपिटल को ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि मंथ में ये कैपिटल अगर 10,000 है ना, तो ये 10,000 का मैं 10 महीने के अंदर 1-1,000 पर मंथ में लूज़ करूँगा, ठीक है? अब उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में आप परसेंटेज वाइज़ नहीं, आप अमाउंट वाइज़ भी अपना लॉस रख सकते हो कि भई मैं पर ट्रेड पे ना ₹200 का रिस्क लूँगा, ठीक है? मैं पर ट्रेड 200, अब ये ₹200 हो सकता है 10,000 का 2% है, लेकिन ₹200 इनफ होता है, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, अगर आप डेली भी लूज़ करोगे, ठीक है? चलो, अब आपको पता लग गया कि अगर छोटा कैपिटल है ना, तो ये परसेंटेज वाला सिस्टम कुछ ख़ास अच्छा होता नहीं है। स्पेशली देखो, परसेंटेज आप तब ज़्यादा ध्यान देना, जब आप ट्रेडिंग से अब सीख चुके हैं और कमाने की तरफ है, आपको अर्निंग्स की तरफ है। लेकिन आप अभी लर्निंग फ़ेज़ में हैं, लर्निंग फ़ेज़ में परसेंटेज नहीं, आपको सिर्फ अपने ट्रेडिंग पे ध्यान देना है कि आप कितने अच्छे ट्रेड्स ले पा रहे हो, कैसे ट्रेड्स को मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर छोटा कैपिटल, छोटे कैपिटल से आप अगर सीखने के तरीके से 10,000, 5,000, ₹1,000 का कैपिटल भी है, तो उस बेसिस पे आप अमाउंट के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। चलो, अब आपने ट्रेड प्लान कर लिया, अब आपको पता है पर ट्रेड पे ना ₹250 का रिस्क लोगे, पर चलो थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं, ₹1,000 ले लो। आपको समझ में आ गया कि मैं पर डे मैं एक ट्रेड वाला आदमी हूँ और मैं ₹1,000 का रिस्क लूँगा एक ट्रेड पे। अब मुझे ये तो पता है कि रिस्क इतना लेना है, लेकिन मैं ट्रेड कैसे प्लान करूँ? कितनी क्वांटिटीज़ लूँ कि मेरा स्टॉप लॉस लगे तो मुझे ₹1,000 ही लॉस हो? उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड बन मेरा यहाँ से एक व्यू है कि यहाँ से ना प्राइस अप जाएगा, ठीक है? प्राइस यहाँ से अप जाएगा, तो मुझे ट्रेड प्लान करना है, और मुझे ट्रेड प्लान करना है इस पॉइंट के ऊपर। मुझे यहाँ ट्रेड प्लान करना है और मेरा स्टॉप लॉस ना यहाँ होने वाला है, छोड़ दो प्रॉफिट का होने वाला है। बट मुझे पता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है ना, वो मेरा इस कैंडल के नीचे आने वाला है, ठीक है? तो अब सबसे पहले मैं क्या देखूँगा? मैं देखूँगा एंट्री से लेके स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, ठीक है? तो वो कितने पॉइंट्स का है? क्लिक करेंगे इस पे, तो आप देखोगे 3 पॉइंट्स का है, मतलब कि एंट्री अगर मेरी यहाँ है, तो ये जो कैंडल का स्टॉप लॉस है मेरा 3 पॉइंट्स के करीब आ रहा है, ₹3 का स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज़ ऐड करूँ कि जब स्टॉप लॉस लगे तो मेरा ₹1,000 का ही लॉस हो? ये पोजीशन साइजिंग है। रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस ऑन चार्ट। अब रिस्क पर ट्रेड कितना बताया था मैंने कि चलो मेरा रिस्क अगर ₹1,000 का है, तो ₹1,000 डिवाइडेड बाय रिस्क कितना आ रहा है चार्ट पे? ₹3 का। ₹3 इक्वल्स टू जो भी आएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ₹1,000 डिवाइडेड बाय ₹3, 333, ठीक है? तो 333 क्वांटिटीज़ मैं ले सकता हूँ यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर 333 क्वांटिटीज़ बाय करूँगा, उसके बाद जब ये यहाँ पर आ जाएगी, स्टॉप लॉस दे देगी, तो मुझे यहाँ पर पोर्टफोलियो में मेरे माइनस ₹1,000 दिख रहा होगा, ठीक है? चलो, अब ये ट्रेड को प्लान कैसे करते हैं, बाय एंड सेल कैसे करते हैं, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैंने इसमें भी लिख रखा है, अगर आप ये वाला एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे, ये पोजीशन साइज़िंग वाला, आप ये नोट कर सकते हो, ठीक है? ये पोजीशन साइजिंग कैसे बनाते हैं हम, फॉर्मूला उसका। रिस्क पर ट्रेड आप पहले ही डिसाइड कर लोगे कि मेरा इतना रिस्क पर ट्रेड है, मैं इतना लूंगा एक ट्रेड में, चाहे ₹100 हो, चाहे ₹1000 हो, चाहे ₹1,00,000 हो, ठीक है? रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस ऑन चार्ट। उस सेटअप पे अगर आप जैसे कोई भी सेटअप ले रहे हो, जैसे हमने सेटअप्स के लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेटअप्स कैसे होते हैं, तो अगर लेट्स से आप हेड एंड शोल्डर पे सेटअप ले रहे हो और ये स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से एंट्री पॉइंट से लेकर स्टॉप लॉस जितने भी पॉइंट्स का है, वो पॉइंट्स आप डिवाइड कर देंगे अपना रिस्क पर ट्रेड से, और जो भी इक्वल्स टू में आएगा वो आपकी क्वांटिटीज हो जाएंगी। आप उतनी क्वांटिटीज यहाँ पर बाय कर सकते हो, ठीक है? चलो, ये भी एक फॉर्मूला, ये आप नोट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमेशा बोलते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। देखो, एक चीज़ समझो, मार्केट के अंदर ना कुछ भी हो सकता है, एक रैंडम मूव्स आ सकते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि अगर आपने मार्केट में आपने एंटर कर रखा, और अगर आपके फेवर में बहुत एक रैंडम मूव आ जाए, हद से ज़्यादा रैंडम, तो आप उसको कैसे अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हो। प्लस अगर आपके अगेंस्ट में एक बहुत रैंडम मूव आ जाए, तो बड़े लॉस से बचने के लिए आप कैसे अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। अगर आप उम्मीद में बैठे रहोगे ना,
तो उम्मीद में वाला हमेशा इंसान आदमी लॉस में निकलता है। आपको प्री प्लान होना पड़ेगा कि आपका ये स्टॉप लॉस है, आपको यहाँ निकल जाना है। तो आपको पता है कि मार्केट अगर फेवर में कुछ उल्टा सीधा करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अगेंस्ट में करता है तो मार्केट कुछ भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, मार्केट कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है आपको यहाँ निकलना, और जब आप यहाँ निकलोगे तो आपको 100 रुपए का लॉस दिख रहा होगा। सिंपल सी बात है। जब आप एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आते हो कि ये मेरा फिक्स्ड माइंडसेट है, ये मेरा एक फिक्स्ड मेरा रिस्क है इस ट्रेड पे, मार्केट कुछ भी करे पर मेरा इतना ही रिस्क है, मैं आराम से चैन से सो सकता हूँ। और रिस्क से मैं अमाउंट की बात नहीं करता हूँ। सिंपल सी बात है, अमाउंट ना हर इंसान के लिए अलग 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 हो सकता है। मैं रिस्क की जब बात करता हूँ तो उसका सिंपल सी मतलब है कि एक ऐसा अमाउंट जो आप लगातार अगर 5-10 दिन लगातार भी ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ 10 दिन भी बहुत ज़्यादा, अगर आप लेट्स से 5 दिन भी लगातार सेम अमाउंट का रिस्क ले रहे हो और चैन से सो पा रहे हो, तो वो वाला रिस्क बहुत अच्छा रिस्क होता है। लेकिन अगर कोई भी रिस्क, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, कोई भी अगर एक रिस्क भी लेने के बाद आपको रात को नींद नहीं आए, पूरे रात वही सोच रहे हो कि ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, ये वापस कैसे आए, रिकवर कैसे करूँ, वो वाले रिस्क को हमेशा अवॉइड करना है। और उसको अवॉइड करने के लिए हम फॉलो करते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट। अब दूसरी चीज़, हमने जो 12 महीने वाला हिसाब था जिसमें हमने 10 ही महीने लिए और जो 2 महीने बच गए थे, वो 2 महीने कहाँ गए? मैंने वो 2 महीने क्यों नहीं लगाए, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। लेट्स से मान लेते हैं अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट है और आप देख रहे हो कि हमने रिस्क मैनेजमेंट जो फॉलो किया था वो क्या था कि लगातार 10 महीने, तो 2 महीने बच गए थे। उस केस में आपको क्या करना है कि लगातार अगर 5 महीने अगर आप लॉस करते हो, तो आपको छठे महीने ट्रेड नहीं करना, आपको रिलैक्स रहना, कुछ नहीं करना, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो। प्लस इन 5 महीनों में क्या-क्या गलती की हैं ट्रेड्स के अंदर, वो आपको देखनी है इस छठे महीने में। अब देखो, ये ना ट्रेडिंग जर्नल का पार्ट है। जर्नल नेक्स्ट वीडियो में आप देखो कि जर्नल क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? दूसरा, आप जर्नल मेंटेन करते हो, जर्नल मेंटेन कैसे बनाते हैं जर्नल, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब छठे महीने में आप ब्रेक लोगे, अगर 5 महीने लगातार स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस दिए जा रहे हो, माइनस में जाए जा रहे हो, तो आपको जानबूझ के और माइनस में नहीं जाना है, आपको वेट करना है। अगर 1 महीने में आपका माइंडसेट अच्छा हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप 7वें महीने से आ सकते हो, वरना 7वें महीने में भी ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें महीने में ब्रेक लो, 2 महीने अच्छा अपना स्टडी करो, जो गलतियाँ करी है उन्हें सुधारो, ध्यान रखो, और 8वें महीने से वापस आ जाओ, ठीक है? 5 महीने ट्रेड करो, 1 महीना ब्रेक, फिर 5 महीने ट्रेड करो, 1 महीना ब्रेक। उसके बाद जब आपका बड़ा कैपिटल हो जाए तो 12 से डिवाइड करो और अपना एन्जॉय करो, ठीक है? लेकिन ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लगातार अगर रिस्क हो रहा है, लगातार स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस दिए जा रहे हो, ऐसा भी रूल बना सकते हो कि लगातार 3 दिन स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस जा रहे हैं, तो उस वीक ट्रेड मत करो। अगर महीने में 5 स्टॉप लॉस लगातार या 5 दिन लगातार लॉस कर रहे हो, तो उस महीने ट्रेड मत करो। ये ना आपके हाथ में है, ये मैं नहीं बता पाऊँगा, कोई ट्रेडर नहीं बता पाएगा, आपकी साइकोलॉजी क्या बोलती है। अगर आपकी साइकोलॉजी एक्सेप्ट कर रही है लगातार लॉस लेना, और फिर भी आप सेम माइंडसेट से, अच्छे माइंडसेट से आ रहे हो, काम माइंडसेट से आ रहे हो, तो आपके लिए ओके। अगर नहीं आ रहे हो तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और ब्रेक लेने में कोई शर्म नहीं है। उस ब्रेक के दौरान घूमने चले जाओ, या फिर जो गलतियाँ की अपना जर्नल खोलो और जर्नल करो ट्रेड्स को कि आपने क्या-क्या गलतियाँ करी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप जर्नल के लिए देख सकते हो कि जर्नल कैसे मेंटेन होता है, जर्नल कैसे बनता है, जर्नल क्या होता है, ठीक है? जर्नल की इंपॉर्टेंस बता दिया मैंने रिस्क मैनेजमेंट में, बाकी जर्नल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात कर लेंगे। चलिए, आज की वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट था, इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।